فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم صدق الله العظيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم آمن تذكر جيران بذي سلام مزجت دم عن جرى من مقلة بدم مولا يا صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولا يا صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। ग़ुलाम कादिर साहब ने हदिया नात और तिलावत कलाम पाक से हमारे दिलों को मुनव्वर किया। मुख्तसर तारुफ अन्नूर प्रोफेशनल्स फोरम का पेश करूँगा, उसके बाद इंशाअल्लाह बहुत जल्द हम अपने की नोट स्पीकर की तरफ जाएंगे। अन्नूर प्रोफेशनल फोरम एक प्रोफेशनल्स का फोरम है, जैसे कि आप नाम से ज़ाहिर है, और हमारी बुनियाद 10 साल पहले हमारे उसामा भाई और हमारे रोहित भाई ने रखी। अन्नूर प्रोफेशनल फोरम की बुनियाद रखी और इसका मकसद प्रोफेशनल्स की लाइफ में दीन और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत को जगाना था, क्योंकि बहुत से प्रोफेशनल जब प्रोफेशनल लाइफ में आगे जाते हैं तो वो दीन से बिल्कुल दूर हो जाते हैं। तो बस हमारा इसी मकसद है और इसी मकसद के तहत हम मुख्तलिफ काम भी करते हैं और प्रोफेशनल्स की एक तरह से भलाई खिदमत भी करते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम प्रोफेशनल सेमिनार्स, जैसा कि आज आप यहाँ बैठे हुए हैं, एक बिल्कुल कोर प्रोफेशनल टॉपिक ब्लॉकचेन का, इससे पहले भी हम मुख्तलिफ इसी तरह के सेमिनार जैसे सेल्स टैक्स, इनकम टैक्स और IFRS अपडेट्स वगैरह पे सेमिनार्स कंडक्ट कर चुके हैं। इसके अलावा जो है टैलेंट प्लेसमेंट, अल्हम्दुलिल्लाह एज ऑफ टुडे 80+ प्लेसमेंट हमारे अन्नूर प्रोफेशनल फोरम के प्लेटफॉर्म से हो चुकी हैं और उसमें मोस्टली सीनियर एग्जीक्यूटिव्स लेवल पे भी हुई हैं और इससे ऊपर लेवल पे भी। और इसका तरीक़ेकार सिर्फ इतना सा है कि आप में से ही सब लोग जो हैं वो हमारे साथ कोऑपरेट करते हैं और हमें सपोर्ट करते हैं कि भाई ठीक है, अगर आपके जैसे अहमद भाई के कंपनी में कोई पोजीशन आई है तो अहमद भाई कहेंगे कि यार अन्नूर प्रोफेशनल फोरम के किसी मेंबर को हम चांस दिलवाएं। तो हमने अहमद भाई ने हमें बताया, हमने आगे अपने फोरम के मेंबर्स को कम्युनिकेट किया और इस तरह से वो पोजीशन फिल हो गई। तो बस यही एक चीज़ है जो हमारे लिए अब ऐसा लग रहा है कि कामयाबी का एक जीना बन गई है। माशाल्लाह इसके वसीले से हमें इतनी दुआएं मिलती हैं और फोरम की कामयाबी अब बहुत स्पीड में हो चुकी है। इसके अलावा हमने एक और काम शुरू किया, जब हमने टैलेंट प्लेसमेंट का काम
कर रहे थे तो हमें फील हुआ कि बहुत सारे हमारे प्रोफेशनल्स भी और थोड़ा से कभी मिड लेवल के लोग भी ऐसे होते हैं जिनके सीवीज या उनकी जो होती है परफॉर्मेंस होती है ऑन द इंटरव्यू वो कुछ खास नहीं होती। तो हमने उनके लिए एक और प्लेटफॉर्म तरतीब दिया जिसको हमारे अरसलान भाई लीड कर रहे हैं माशाल्लाह बैठे हुए हैं यहाँ पर। तो उसको इस तरह से हमने तरतीब दिया कि हमने जो सीनियर प्रोफेशनल्स हैं जैसे हमारे नवीद अब्दुल हमीद साहब हैं, अहमद रजा साहब हैं, जो बिल्कुल हेड लेवल की पोजीशंस पर हैं, उनको हमने एज अ पैनलिस्ट रखा और उनके ज़रिए हम ऑनलाइन या ऑन साइट भी मेंटोरिंग करा रहे हैं कि भाई कैंडिडेट की किस तरह सीवी होनी चाहिए, किस तरह उसको प्रेजेंट करना है अपने आप को, किस तरह सेल करना है अपने आप को इंटरव्यूअर के सामने। तो ये चीज़ें हमारे माशाल्लाह प्रोफेशनल ट्रेनर्स गाइड करते हैं पर्सनली, पर्सन टू पर्सन गाइडेंस देते हैं। इसके अलावा हमारे कुछ स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज भी साथ साथ ऑनलाइन ऑफलाइन चलते रहते हैं। जैसे कि रिसेंटली लॉकडाउन के दिनों में हमने ऑनलाइन अरबिक क्लास का अरेंजमेंट किया। जो हमारे फॉरेन मेंबर्स हैं ख़ासतौर पे मिडल ईस्ट के, उनकी तरफ से एक ऐसी रिक्वायरमेंट हमें लगी कि उनको अगर अरबिक लैंग्वेज आ जाए तो उनका एक लैंग्वेज बैरियर दूर होगा और वो आउट परफॉर्म कर सकते हैं अपने इंस्टीट्यूट्स में। तो माशाल्लाह उसका भी एक अच्छा फीडबैक रहा और वो हमारी एक्टिविटी एक सक्सेसफुल रही। और इसके अलावा इंशाल्लाह अब हम करियर काउंसलिंग और इसकी तरफ भी जा रहे हैं। तो इसमें यह कि आप सबकी भी सपोर्ट शामिल होगी तो ये काम भी तेज़ी से होता रहेगा। अब मैं अपने कीनोट स्पीकर की तरफ बढ़ना चाह रहा हूँ, तो आप सब लोग तैयार हैं? अपने आप पेंसिल और पेन संभाल के रख लें। माशाल्लाह नवीद भाई ने तकरीबन पिछले लॉकडाउन से ही हमें बताया था कि हम ब्लॉकचेन पर काम कर रहे हैं, तो आप ज़रूर मुझे जहन में रखिएगा। जब अब हमें 1 साल हो चुका है इन्हें उस लॉकडाउन को ख़त्म हुए, तो अब ये है कि नवीद भाई इंशाल्लाह जो उन्होंने साल भर मेहनत करके नॉलेज जमा की है उसमें से कुछ मोती हमें देंगे। तो नवीद भाई का मैं थोड़ा तारुफ पेश कर दूं। नवीद भाई माशाल्लाह फेलो चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं और फाइनेंस के अलावा भी मुख्तलिफ फील्ड में इन्होंने अपने सर्विसेज दी हैं, जैसे कि सप्लाई चेन, स्ट्रेटजिक डेवलपमेंट, बिजनेस डेवलपमेंट एक्सेट्रा। और इसके अलावा इनका एक्सपीरियंस पीडब्ल्यूसी, फिर लकी ग्रुप, पीआईसीटी और अब डॉलर इंडस्ट्रीज़ को सर्व कर रहे हैं। तो आपकी बहुत सी तालियों में मैं दावत दूंगा नवीद अब्दुल हमीद साहब को। Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. In the name of Allah, the Compassionate, the Most Merciful. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Respected and Honorable President, An-Noor Professional Forum, Mr. Ahmed Raza Parekh, beloved Managing Committee of An-Noor Professional Forum, the officials of Doraji Association, dear participants and learned viewers, online viewers, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Thank you so much. I feel a very good source of energy here today. So, I welcome you all to the world of blockchain. There is a good news. Mufti Hassan Idris, who has just handed over the mic to me, has been associated as the member of ICAP yesterday. So we congratulate Hassan for this remarkable achievement, and it is indeed a honor and a pleasure for all of us that Mufti Hassan has become the associate member of the Institute of Chartered Accountants of Pakistan. So I am your facilitator, Naveed, and I am very glad to lead this 1 hour and 30 minutes journey as the captain of this flight. I request you all to remain attentive all the times, as we will be taking a good level of height today, inshallah. The purpose of this flight is to navigate you
through some beautiful places in the town of blockchain. We will be landing at a few beautiful places in the midway for a short visit to give you a good learning experience, inshallah. Do you know that blockchain is a revolutionary technology and it has already started making disruptions in the financial industry? Globally, it is said and believed that blockchain will radically transform the existing financial ecosystem. Whether or not you want to become a blockchain developer in the future, but this seminar will give you all the necessary information to get yourself prepared for the future, inshallah. We are conducting this seminar at Dhoraji Association, and I understand that the seminar is being relayed live on the social media page of An-Noor Professional Forum. Before we start, let me introduce to you the person who brought me into this field of blockchain. He is Muhammad Numan Farooq. Numan, can you please come over to the stage, please, so that everyone can see you? Thank you so much, Numan. Numan is a fellow member of the Institute of Chartered Accountants of Pakistan, and he is the head of accounting and controlling at Pakistan International Container Terminals Limited. Numan will be assisting me to deliver this presentation. Okay? Now, let's fasten our seat belts as I will be going to take off. This will be the agenda of 1 hour and 30 minutes. Part 1, why did blockchain evolve? What are the reasons that has brought this industrial revolution came into this existence, into this world? In the next part, we will discover and navigate through the operating model and technical architecture of blockchain, how blockchain actually works. Blockchain काम करता कैसे? ठीक है? In the next part, we will discuss digital currency. In this part, we will navigate through the history of money, characteristics of money, and some facts and figures about digital currency, especially Bitcoin. In the next part, we will discuss the second biggest application of blockchain after digital currency, and that is smart contract and Ethereum. The largest application of blockchain is digital currency, and the second largest application of blockchain is smart contracts. After smart contracts, we will touch base upon other applications of blockchain. Blockchain was initially introduced for cryptocurrency for Bitcoin, but after its discovery, the blockchain application and its use cases has been spread in many areas of accounting, finance, supply chain, healthcare industries, and so many other industries, government, and so on that we will discuss. Finally, the last part of our session would be the learning path to develop your skill set in this area. Does it seem interesting to you? Yes? No? No? Yes. Thank you so much. So why did blockchain evolve? Basically, blockchain evolve क्यों हुआ? Any one of you has already heard this term blockchain before? किस किसने ये term पहले से सुनी हुई थी? Blockchain. There are quite a few people. क्या blockchain और bitcoin में कोई difference है?
या दोनों एक ही चीजें हैं, अलग अलग नामों के साथ हैं? किसी को मालूम है ये बात? ब्लॉकचेन और बिटकॉइन में क्या कोई डिफरेंस है या नहीं? क्या आप लोगों को ये बात मालूम है या नहीं मालूम? किस किस को ये बात मालूम है? क्या ब्लॉकचेन और बिटकॉइन एक ही चीज हैं? कुछ टेक्निकल टर्मिनोलॉजीज भी ले रहे हैं, माइनिंग। माइनिंग किसने सुना है? माइनिंग का वर्ड किस किसने सुना है? व्हाट इज माइनिंग? माइनिंग का वर्ड आप लोगों में से बहुत से कम लोगों ने सुना है। ब्लॉकचेन बेसिकली एक टेक्नोलॉजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, और बिटकॉइन या डिजिटल करेंसी या क्रिप्टो करेंसी उसकी एक एप्लीकेशन है। ठीक है, अब हम डिस्कस करते हैं कि ब्लॉकचेन इवॉल्व क्यों हुआ, वो क्या रीजंस थे जिसकी वजह से ब्लॉकचेन की एवोल्यूशन हुई है। द जर्नी ऑफ मैनकाइंड फ्रॉम द बर्थ till the death follows a series of records and documentations. इंसान की पैदाइश से लेके इंसान की मौत तक बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स और रिकॉर्ड्स हैं। इंसान जब इस दुनिया में पैदा होता है तो उसको हॉस्पिटल से एक बर्थ सर्टिफिकेट मिलता है, उसके बाद लोकल यूनियन काउंसिल से एक बर्थ सर्टिफिकेट मिलता है, उसके बाद नादरा का बेफॉर्म मिलता है और नादरा का फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिलता है। ये जो टोकन है या ये जो वाउचर है, ये हमारा प्रूफ ऑफ एग्जिस्टेंस है इस दुनिया के अंदर। अगर ये ना हो तो हम खुद की पर्सनल आइडेंटिटी को प्रूफ नहीं कर सकते। उसके बाद वैक्सीनेशन होती है, और वैक्सीनेशन के की इंफॉर्मेशन एक अलग रिकॉर्ड और एक अलग रजिस्टर में डॉक्यूमेंट की जाती है। वैक्सीनेशन के बाद स्कूल स्टार्ट होता है, स्कूल के बाद एकेडमिक डिग्री, उसका एक रिकॉर्ड है। इसके बाद 18 साल की उम्र में CNIC, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, बैंक अकाउंट, फिर प्रोफेशनल डिग्री। प्रोफेशनल डिग्री के बाद जब आप एसेट्स अक्वायर करते हैं तो उसकी ओनरशिप और उसके टाइटल के डॉक्यूमेंट्स, उसकी डीड्स, लीज के डॉक्यूमेंट्स, फिर इसके बाद आपके वर्क एक्सपीरियंसेस के सर्टिफिकेट्स, और फिर उसके बाद आपका डेथ सर्टिफिकेट। और इवन डेथ सर्टिफिकेट के बाद भी जब इंसान इस दुनिया से चला जाता है तो बुक ऑफ डीड्स, नामा अमल। तो हमें ऐसा लगता है कि हमारी पूरी जिंदगी जो है ना, वो सेंट्रलाइज्ड निजाम के अंदर बाउंड हुई हुई है, कि हमारे सारे रिकॉर्ड्स, हमारे सारे डॉक्यूमेंट्स सेंट्रल अथॉरिटीज मैनेज कर रहे हैं, उसको ऑपरेट कर रहे हैं। और फिर इसके बाद आज से कुछ 60-70 साल पहले कुछ ऑर्गेनाइजेशंस इवॉल्व हुई। IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, यूनाइटेड नेशंस, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस। ये क्यों वजूद में आई? द आइडिया इज टू कंट्रोल all the resources and reserves of the world under a centralized system. ऐसा ही है नुमान? All nations, big or small, and their citizens, whether they are powerful or weak, they surrendered their personal status into the centralized system. हर इंडिविजुअल ने खुद का पर्सनल स्टेटस सरेंडर कर दिया है एक सेंट्रलाइज सिस्टम के ऊपर। Isn't our entire life is spliced with some central account keeping mechanism or the other? Do you think so? ऐसा ही लगता है क्या? हमारी पूरी जिंदगी एक सेंट्रल अकाउंट कीपिंग मैकेनिज्म के अंदर है। सो व्हाट इज द प्रॉब्लम विद इट? मसला क्या है अगर है तो? अगर सेंट्रल सिस्टम है तो प्रॉब्लम क्या है? व्हाई डू वी नीड एन ऑल्टरनेटिव सिस्टम? हमें एक ऑल्टरनेटिव सिस्टम की क्यों जरूरत पेश आ रही है? हम क्यों कह रहे हैं कि सेंट्रलाइज सिस्टम में है सारी चीजें? we find another solution when everything seems to be going well? जब सब कुछ सही चल रहा है तो हमें परेशान होने की क्या जरूरत है? सारा मसला ये ट्रस्ट है। ट्रस्ट इज अ फंडामेंटल कॉन्सेप्ट, और इंसान की साइकोलॉजी है कि वो अनसर्टेनिटी को अवॉइड करता है।
जहां पर किसी पे ट्रस्ट करने की बात आती है ना, तो इंसान तो लेवल ऑफ अनसर्टेनिटी बढ़ जाता है वहां पर, और इंसान की ये फितरत है कि वो अनसर्टेनिटी को अवॉइड करता है। इस सेंट्रलाइज निज़ाम में कुछ प्रॉब्लम्स हैं, उन प्रॉब्लम्स को हम लोग समझते हैं। पहला प्रॉब्लम है एक्सक्लूजन, दूसरा प्रॉब्लम है डिसऑनेस्टी, और तीसरा है लॉस ऑफ रिकॉर्ड्स। एक्सक्लूजन, एक्सक्लूजन इन द नेम ऑफ ग्रेटर गुड, जिसे चाहे सिस्टम से बाहर फेंक दिया, मफाद आम्मा के लिए, कौमी मफाद की खातिर, जिसे चाहे सिस्टम से आउट कर दिया। मनमानी अलहदगी है ये। जैसे कि आपने देखा कि एफएटीएफ ने पाकिस्तान को एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग की वॉच लिस्ट में शामिल कर लिया है, और पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में। पाकिस्तान को पता है कि अगर पाकिस्तान जो है वो ब्लैक लिस्ट, अल्लाह ना करे कभी ऐसा हो, अगर कोई भी कंट्री ब्लैक लिस्ट में आ जाती है जैसे ईरान है, तो उसके ऊपर इंटरनेशनल ट्रेड के बैरियर्स लग जाते हैं। तो ये है नुकसान सेंट्रलाइज सिस्टम का। आईएमएफ की सैंक्शंस हैं, आईएमएफ की कंडीशंस हैं जो कि हम पर एप्लीकेबल है। हम लोग फ्रीली अपनी इकोनॉमिक डिसीजंस नहीं ले सकते, और हम आईएमएफ के गुलाम हैं। दूसरा है डिसऑनेस्टी और करप्शन। वी पे टैक्सेस so that the government official do the right spending on our health, education, but होता क्या है एंड पे कि वो सारा हमारा पैसा पर्सनल लग्जरीज में सर्व कर लेते हैं। तीसरा है लॉस ऑफ रिकॉर्ड्स। अगर कोई सेंट्रल अटैक हो जाए, या हमारी ट्रांजैक्शंस या हमारे एसेट्स हैक हो जाएं, तो फिर क्या होगा? हमारे बैंक अकाउंट्स जीरो हो जाएंगे। और अगर कोई बैंक का ऑफिशियल या एम्प्लॉई हमारे बैंक अकाउंट में कोई इरोनियस एंट्री कर दे, तो बैंक बैलेंस खत्म। ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं सेंट्रलाइज सिस्टम के। और अगर सेंट्रल बैंकिंग सिस्टम हो तो उसमें क्या मसला है? पैसा हमारा है, लेकिन जब हम एक कंट्री से दूसरे कंट्री में फंड्स ट्रांसफर करते हैं तो कितने कितने दिन लग जाते हैं, और फिर इसके बाद ट्रांजैक्शन कॉस्ट 10% तक की ट्रांजैक्शन कॉस्ट कट जाती है। तो ये कुछ बुनियादी प्रॉब्लम्स थे कि जिसको सॉल्व करने के लिए इकोनॉमिस्ट, मैथमेटिशियंस और टेक्नोलॉजिस्ट काफ़ी अरसे से, काफ़ी सालों से रिसर्च कर रहे थे कि फिर 2008 में 2008 में एक रेवोल्यूशन आया। एक मिस्टीरियस आदमी जिसका एक फिक्टिशियस नेम है सतोशी नाकामोटो। ये कोई इंडिविजुअल है या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल है या कोई नेशन है? इसने एक वाइट पेपर पब्लिश किया, बिटकॉइन अ पीयर टू पीयर इलेक्ट्रॉनिक कैश सिस्टम। इसमें ब्लॉकचेन की टेक्नोलॉजी को पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया, आज से 12 साल पहले। और ये जायज बनता है कि इसने अपनी आइडेंटिटी छुपा के रखी। क्यों? कि इसने जंग की थी एक बहुत बड़े बैंकिंग सिस्टम के खिलाफ, और ये आसान बात नहीं थी। और 2010 में ये शख्स डिसअपियर हो गया, और 2009 में बिटकॉइन की पहली ट्रांजैक्शन वजूद में आई। अच्छा, ये ब्लॉकचेन, यहाँ तक तो हमारा ये पहला टॉपिक था, जो हमारा पहला पार्ट था कि ब्लॉकचेन की एवोल्यूशन क्यों हुई, ये यहाँ पर हमने ख़त्म किया। नुमान, आप इस पर कुछ ऐड करना चाह रहे हैं या ये एक सफिशेंट है? ठीक है, अब हम अपने दूसरे पार्ट की तरफ चलते हैं, जो कि है हाउ ब्लॉकचेन वर्क्स। ये ब्लॉकचेन बेसिकली काम कैसे करता है। बिफोर वी लुक इनटू इट, लेट अस सी सम research study why technologies which technologies will have the biggest impact on finance. It is the research of PwC
और आप यहाँ पे देख रहे हैं नियर टर्म यानी आज, मिड टर्म और लॉन्गर टर्म, फाइनेंस में ब्लॉकचेन का जो इम्पैक्ट है वो बढ़ रहा है. ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की मार्केट साइज इन यूएस डॉलर्स 1.2 बिलियन यूएस डॉलर्स back in 2018 to expected 39.7 billion US dollars expected in 2025. तो ब्लॉकचेन की जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है ना वो बढ़ रही है. अकॉर्डिंग टू अ सर्वे, by the end of 2022 the world will need 500,000 5 लाख ब्लॉकचेन डेवलपर्स, और अभी हमारे पास सिर्फ 5,000 ब्लॉकचेन डेवलपर्स मौजूद हैं. ठीक है, ये वो सारी कंपनीज हैं जो कि ब्लॉकचेन अडॉप्ट कर चुकी हैं. इनके कुछ नाम आप देख रहे हैं यहाँ पे, HSBC, वॉलमार्ट, शेल, DHL, ग्लोबली यूनिलीवर, और ये सारी ब्लॉकचेन इन्होंने अडॉप्ट करना स्टार्ट कर दी हैं. ये ब्लॉकचेन की कुछ जॉब्स हैं जो कि हाईएस्ट पेड जॉब्स हैं फ्रीलांसिंग मार्केट प्लेस के ऊपर. ब्लॉकचेन डेवलपर, आर्किटेक्ट, ब्लॉकचेन एडमिनिस्ट्रेटर, ब्लॉकचेन प्रोजेक्ट मैनेजर, और ये सारी जॉब्स हैं. अच्छा, ओके, व्हाट इज ब्लॉकचेन? इसको जरा समझिएगा प्लीज, मैं आपको समझाता हूँ. लेट मी मेक इट सिंपल फॉर यू टू अंडरस्टैंड. ब्लॉकचेन इज अ डिसेंट्रलाइज्ड डेटाबेस that stores registry of assets and transactions across a peer-to-peer network. It's basically a public registry of who owns what and who transacts what. ठीक है? It's not an app, it's not a company, it's a database and a register. It's an open infrastructure that stores many kinds of assets. The intangible assets can be stored inside it, and the tangible assets are recorded inside it. समझिएगा प्लीज, अटेंटिव रहिएगा. It stores the history, it stores the history of custodianship, ownership, and location of assets like the digital currency, Bitcoin, and any other asset. Like it could be an IP or a certificate, it could be a contract, it could be a real world object, even personal identifiable information. ब्लॉकचेन एक डिसेंट्रलाइज्ड डेटाबेस है जो कि एसेट्स और ट्रांजैक्शन की रजिस्ट्री को अपने अंदर स्टोर करता है एक पीयर टू पीयर नेटवर्क के अंदर. ये बेसिकली एक पब्लिक रजिस्ट्री है कि किसने किसकी ओनरशिप में क्या है और किसने क्या ट्रांजैक्शन परफॉर्म की है. ये कोई एप्लीकेशन नहीं है, ये कोई कंपनी नहीं है, ये एक डेटाबेस है, ये एक रजिस्टर है, ये एक ओपन इंफ्रास्ट्रक्चर है जो कि बहुत सारे डिफरेंट काइंड्स ऑफ एसेट्स को अपने अंदर स्टोर कर सकता है. और वो एसेट्स टेंजिबल भी होते हैं और इनटेंजिबल भी होते हैं. ठीक है, ये पूरी ओनरशिप और कस्टोडियनशिप की हिस्ट्री को अपने अंदर रिकॉर्ड करता है कि एक एसेट कौन कौन से ओनर के पास किस किस वक्त रहा. तो ये तो मैंने आपको समझा दिया. अब इसकी डेफिनेशन जरा आप लोग पढ़ लें, खुद से पढ़ें जरा डेफिनेशन. अगर आप पढ़ चुके तो फिर इस पर डिस्कशन स्टार्ट करते हैं. अगर आप ब्लॉकचेन की डेफिनेशन को पढ़ चुके हैं तो अब इस पर डिस्कशन स्टार्ट करते हैं. अच्छा, सबसे पहले तो ब्लॉकचेन इज अ पीयर टू पीयर. पीयर टू पीयर का क्या मतलब है? पीयर टू पीयर का मतलब यह है कि इसमें कोई क्लाइंट सर्वर मॉडल नहीं है और इसमें कोई सेंट्रल डेटाबेस नहीं है. पीयर टू पीयर का मतलब यह है. ठीक है. दूसरा, डिसेंट्रलाइज्ड. डिसेंट्रलाइज का मतलब है कि देयर इज नो सेंट्रल अथॉरिटी और अ सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटर, क्योंकि ये सेंट्रलाइज निजाम के अगेंस्ट आया है. डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर.
डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब ये है द रिकॉर्ड इज रेप्लिकेटेड ऑन एवरी कंप्यूटर दैट यूजेस द नेटवर्क. फॉर एग्जाम्पल, आप ये तस्वुर करें कि ये पूरा ब्लॉकचेन है. हर कोई शख्स जो यहाँ पर बैठा हुआ है वो ब्लॉकचेन की एक नोड है, इंक्लूडिंग माई सेल्फ. मेरे पास एक कार्ड है और आप सब लोगों के पास भी वही कार्ड मौजूद है. मैं अपने कार्ड पर कुछ लिखता हूं. जिस वक्त मैं अपने कार्ड पे लिखता हूं वो सेम राइटिंग, सेम कंटेंट आपके कार्ड पर भी रेप्लिकेट हो जाता है. तो इसका मतलब क्या है? ये डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर है. सारी नोड्स के पास एक जैसे रिकॉर्ड्स हैं. परमानेंटली, परमानेंट का मतलब क्या हुआ? रिकॉर्ड वंस रिटन कैन नॉट बी डिलीटेड, changed or altered. If there is any change in the ownership, that will be recorded as a separate transaction. The original transaction will remain in the blockchain. अगर कोई चेंज आता है किसी ट्रांजैक्शन में तो वो चेंज एज अ सेपरेट ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होता है, ओरिजिनल ट्रांजैक्शन नहीं हिलती है. ये जरा डोर बंद कर दें प्लीज. क्रोनोलॉजिकल, क्रोनोलॉजिकल का मतलब ये है एवरी ट्रांजैक्शन इज टाइम स्टैम्प्ड. जी जी. Every transaction is time stamped for future verification. Every transaction of blockchain is time stamped. उस पर टाइम स्टैम्प होता है ताकि मुस्तकबिल में उसको वेरीफाई कर सकें. इस वजह से हम इसको बोलते हैं ये क्रोनोलॉजिकल है. तो क्रोनोलॉजिकली ब्लॉक्स या इंफॉर्मेशन ऐड हो रही है. आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रहा हूं? स्टार्ट करें. देखिए यहां तक आप लोगों को समझ आ रहा है? इज इट क्लियर टू एवरीवन? क्वेश्चन एंड आंसर सेशंस होंगे. मैं हर पार्ट में भी अगर आपको कोई सवाल हो तो मैं एड्रेस कर दूंगा. और हमारे साथ ब्लॉकचेन के एक्सपर्ट भी मौजूद हैं तो यू डोंट हैव टू वरी. हाँ, नुमान है हमारे साथ. इम्यूटेबल एंड अनऑल्टरेबल. इम्यूटेबल और अनऑल्टरेबल का मतलब यह है इट इज हार्ड टू टेम्पर विथ, इट इज अनफोर्जेबल रिकॉर्ड. हैकिंग इज डिफिकल्ट, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल. हैकिंग नहीं हो सकती इस पे, बहुत मुश्किल है, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है. ऑफ मनी एंड वैल्यूएबल एसेट्स. ये एक पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स है कि ब्लॉकचेन के अंदर वही सब्जेक्ट मैटर इन्वॉल्व होगा जिसकी कोई वैल्यू होगी. या तो वो कोई करेंसी होगी, या वो कोई एसेट होगा, या वो कोई लाइसेंस होगा, या वो कोई सर्टिफिकेट होगा, या वो कोई यूटिलिटी टोकन होगा. ट्रस्टलेस. ट्रस्टलेस का क्या मतलब है? ट्रस्टलेस का मतलब है पार्टीज इन द ब्लॉकचेन डोंट नीड टू प्लेस ट्रस्ट ओवर ईच अदर. एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट करने की जरूरत नहीं रही, क्योंकि ट्रस्ट का मसला तो सेंट्रल अथॉरिटी में था, सेंट्रलाइज निजाम में था. अब यहां पे ट्रस्ट करने का प्रॉब्लम नहीं है. कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल एल्गोरिदम के थ्रू एक ट्रस्ट प्रोटोकॉल इस ब्लॉकचेन के अंदर खुद ब खुद क्रिएट हो जाता है. आगे बढ़ते हैं. कंसेंसस प्रोटोकॉल. कंसेंसस प्रोटोकॉल मींस ऑल पार्टीज इन द ब्लॉकचेन agree and build consensus on some protocols and conditions. क्योंकि हम सब ब्लॉकचेन की अगर नोड्स हैं तो हमारे आपस के दरमियान जो ट्रांजैक्शंस हैं उनकी डीलिंग में कुछ कंसेंसस है, कुछ अग्रीमेंट है जो कि उस ब्लॉकचेन के प्रोग्राम के अंदर लिखा हुआ है. क्रिप्टोग्राफी. क्रिप्टो का क्या मतलब है? ब्लॉकचेन एक पब्लिक लेजर है, एक ओपन लेजर है. क्रिप्टो का मतलब क्या है? क्रिप्टो क्या होता है? ये क्रिप्टो करेंसी किसने सुना हुआ है? क्रिप्टो का वर्ड क्या मतलब क्या है? क्रिप्टो का मतलब है हिडन, सीक्रेट. सो इट इज अ साइंस ऑफ हाइडिंग इंफॉर्मेशन. आम अल्फाज में
क्रिप्टोग्राफी इज अ साइंस ऑफ हाइडिंग इंफॉर्मेशन. आसान अल्फाज में, टेक्निकल टर्म्स में क्या है ये? इट इज द प्रोसेस और अ मेथड ऑफ सिक्योरिंग एंड प्रोटेक्टिंग communication and information through codes. कोड्स के थ्रू इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन को प्रोटेक्ट करने का नाम क्रिप्टोग्राफी है. द आर्ट ऑफ राइटिंग एंड आर्ट ऑफ सॉल्विंग द प्रॉब्लम थ्रू कोड इज कॉल्ड क्रिप्टोग्राफी. तो इसमें क्रिप्टोग्राफी इन्वॉल्व है. इसका मतलब ये हुआ कि मैंने तो अभी आपको ये बोला कि ये ओपन लेजर है, हम सबके पास एक्सेसिबल है, और ये पब्लिक लेजर है, हमें हर एक के पास एक्सेसिबल है. और अभी मैं ये कह रहा हूँ कि ये तो क्रिप्टोग्राफी है. तो ये खुला तजाद नहीं है क्या? आप एक बात करें ना, ये पब्लिक है, ओपन है, या ये सीक्रेट है? पब्लिक है या सीक्रेट है? बेसिकली इट इज अ पब्लिक लेजर. एवरीवन कैन सी द लेजर, every node can see the transaction and ledger, but the identity of the sender and receiver is secret. The message is cryptographically hashed. आपको यह पता चलेगा कि कौन से एड्रेस के पास कितने बिटकॉइंस मौजूद हैं, लेकिन उसकी रियल आइडेंटिटी नहीं पता होगी. यह होती है क्रिप्टोग्राफी. और जो मैसेज ब्रॉडकास्ट होता है ब्लॉकचेन के नेटवर्क के अंदर, वो क्रिप्टोग्राफिकली इनक्रिप्टेड होता है. समझ रहे हैं आप मेरी बात को? इकोनॉमिकली इंसेंटिवाइज्ड पार्टिसिपेशन. जैसे मैंने पहले एग्जांपल दी, इफ वी आर अ ब्लॉकचेन और हम हर एक नोड्स हैं, तो वो तमाम नोड्स जो कि ब्लॉकचेन की ट्रांजैक्शंस को वैलिडेट और वेरीफाई करती हैं, उनके लिए एक इकोनॉमिक इंसेंटिव रखा गया है इसमें. मतलब कि ये कि ब्लॉकचेन को वैलिडेट या वेरीफाई करने के लिए आपको नए बिटकॉइंस इशू किए जाते हैं. वो तमाम नोड्स के जो कि ब्लॉकचेन के अंदर ट्रांजैक्शंस को वेरीफाई करके ब्लॉक क्रिएट करती हैं, उनको नए बिटकॉइंस एज एन इकोनॉमिक इंसेंटिव दिया जाता है. यहां तक कैसा लगा आपको? कॉन्सेप्ट समझ आया ब्लॉकचेन का? फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं अपनी लाइफ में? यस? ये रेवोल्यूशनरी टेक्नोलॉजी है ना. कितनों को समझ आया बताएं? चलो हाथ खड़ा कर दे जिसको समझ आया. बाय एक्सप्लेन. मैं क्रिप्टो करेंसी के बारे में ये समझ रहा हूँ, और ब्लॉकचेन के बारे में, कि अगर किसी ने एक लैंड परचेस कर ली है, अगर इसका एक्सेस ब्लॉकचेन के अंदर है, तो जिसी तरह दूसरे ने परचेस करी, उसको भी पता होगा कि पहले वाले किस कौन ओनर है, फिर उसका भी. इसी तरह अगर वो जितने लोग परचेस करते रहेंगे, पेयर टू पेयर इनका एक्सेस एक ब्लॉकचेन के अंदर हमें होता रहेगा. और आज तो हमें किसी को पता नहीं होता है कि वो किसके कौन ओनर है, और चेंज भी हो जाता है गवर्नमेंट लेवल पे, या कोई प्राइवेट दे के कोई ऐसे दे के चेंज हो जाता है. लेकिन जब ब्लॉकचेन के अंदर होगा तो वो लैंड कोई भी चेंज नहीं कर सकेगा. मैंने ये समझा है. क्या बात है, बहुत ही आला. तो ब्लॉकचेन जो है वो एक पब्लिक रजिस्टर है, एक रजिस्ट्री ऑफ एसेट्स और रिकॉर्ड्स है, जो कि इम्यूटेबल है, अनऑल्टरेबल है, उसको चेंज नहीं किया जा सकता, वो परमानेंट है, वो पेयर टू पेयर नेटवर्क में चलता है, क्लाइंट सर्वर मॉडल पे नहीं चलता. अब हम आगे बात करते हैं कि ब्लॉकचेन, जी अभी बात करेंगे, डिटेल में बात करेंगे, क्रिप्टोग्राफी के ऊपर डिटेल में बात करेंगे. अच्छा ठीक है. अब हमने डेफिनेशन तो समझ ली है, कुछ को समझ आई है, कुछ को बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ नहीं. अब हम इसका वर्किंग मैकेनिज्म समझते हैं, इसका टेक्निकल आर्किटेक्चर और ऑपरेटिंग मॉडल को समझने की कोशिश करते हैं. हो सकता है कि यहाँ से आपको डेफिनेशन समझ आ जाए. अच्छा, होता क्या है ब्लॉकचेन का? प्रोसेस फ्लो क्या है? प्रोसेस फ्लो समझे. हम सारी नोड्स हैं ब्लॉकचेन की, ये ब्लॉकचेन का एक नेटवर्क है, सारी नोड्स हैं. समवन रिक्वेस्ट अ ट्रांजैक्शन, कोई एक नोड ट्रांजैक्शन को रिक्वेस्ट करती है, फिर क्या होता है? द
requested transaction is broadcasted to a peer-to-peer network consisting of computers known as nodes. एक ट्रांजैक्शन जो है वो एक नोड ने ब्रॉडकास्ट की पूरे नेटवर्क पर, ठीक है, और वो तमाम नोड्स के पास चली गई, वो ट्रांजैक्शन ब्रॉडकास्ट हो गई. फिर क्या हुआ? द नेटवर्क ऑफ नोड्स validates the transaction and the user's status using known algorithm. हर नोड उस ट्रांजैक्शन को वैलिडेट करती है. जैसे मैंने एक ट्रांजैक्शन इनिशिएट की, वो ट्रांजैक्शन आप तमाम लोगों के पास आ गई. अब आप तमाम लोगों ने वो ट्रांजैक्शन को वैलिडेट करनी है. क्या वैलिडेट करना है? कि ये जो ट्रांजैक्शन जनरेट हुई है ये ऑथेंटिकेटेड सेंडर की तरफ से आई है या नहीं आई है. ये ट्रांजैक्शन मेरी प्राइवेट की से इनक्रिप्ट होती है और वो आपके पास आ गई है. पहली ये वैलिडेशन. दूसरी वैलिडेशन ये कि अगर मैंने किसी दूसरी नोड को, फॉर एग्जांपल मैंने रोहेब को कुछ बिटकॉइंस ट्रांसफर करने हैं, तो मेरे पास सफिशिएंट बिटकॉइन का बैलेंस अवेलेबल है या नहीं है. ठीक है, आप लोगों ने वेरीफाई किया कि हाँ ये ट्रांजैक्शन वैलिड है, और ये वेरीफाइड और वैलिडेटेड ट्रांजैक्शन एक पूल में जमा होती रहती है. फिर ट्रांजैक्शन का जो पूल है उसमें वेरिफिकेशन के बाद, वंस वेरीफाइड, द ट्रांजैक्शन इज कंबाइंड विद अदर ट्रांजैक्शंस. बहुत सारी ट्रांजैक्शन चल रही हैं यहाँ पर. एक ट्रांजैक्शन मेरी तरफ से, एक रोहेब की तरफ से, एक अहमद रजा की तरफ से, एक शुमाइल की तरफ से, एक उसामा की तरफ से, एक हसान की तरफ से, एक नुमान की तरफ से. बहुत सारी ट्रांजैक्शंस इस बिटकॉइन नेटवर्क के अंदर, इस ब्लॉकचेन नेटवर्क के अंदर चल रही हैं. वो तमाम की तमाम ट्रांजैक्शंस कंबाइंड होके एक पूल में कन्वर्ट होती हैं टू क्रिएट अ न्यू ब्लॉक ऑफ डेटा फॉर द ग्रुप ऑफ मल्टीपल ट्रांजैक्शंस generated through multiple senders and transferred to multiple recipients. फिर उसको एक ब्लॉक में कन्वर्ट किया जाता है और उस ब्लॉक को ब्लॉकचेन के अंदर अटैच किया जाता है, और इस तरह से ये ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो जाती है और वो ब्लॉकचेन टाइम स्टैम्प होता है. यहां तक कि ये एक ब्रॉड प्रोसेस फ्लो है ब्लॉकचेन का. इसके ऊपर हम डीप डाइव करते हैं थोड़ा सा. I told you before that we will be landing at some beautiful places in the town of blockchain. So you all remain to be very attentive today. Before we discuss further, we need to understand the concept of hashing. Who knows about hash? How many of you have already heard about this term hash? बताएंगे हैश क्या होता है? बताएं बताएं, मैं सुन रहा हूं. मैं आपको समझाता हूं. मैं आपको पूरा माइनिंग का भी आज सब बताऊंगा इंशाल्लाह. थोड़ा सा आप लोगों का साथ चाहिए. Anyone from IT industry, from BS in computer science background? I am a chartered accountant. Facility. चलो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ. Let us solve this problem. Hash is a mathematical function. It takes some input and creates some output. The output is coded, encrypted. Hash उस इनपुट को encrypt करके, कोड करके उसका एक आउटपुट निकालता है. The length of input can be any. एक कैरेक्टर हो सकता है, एक सेंटेंस हो सकती है, एक बुक हो सकती है, पूरा बड़ा डेटाबेस हो सकता है, इनपुट में कुछ भी हो सकता है. बट द लेंथ ऑफ आउटपुट इज फिक्स्ड. कोई भी आप इसको इनपुट देंगे, एक फिक्स्ड लेंथ का आपको आउटपुट मिलेगा, इनक्रिप्टेड आउटपुट. हैशिंग के डिफरेंट स्टैंडर्ड्स हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर एक स्टैंडर्ड SHA 256 है तो उसमें आप कोई भी इनपुट डाल दें, चाहे वो अल्फा न्यूमेरिक हो या अल्फाबेट हो या कोई बुक हो,
उसका एक फिक्स्ड 64 डिजिट अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टराइज्ड हैश निकल कर आ जाएगा। समझ आ गई बात? इसका हम लोग अभी डेमो देखेंगे। इसको मैसेज डाइजेस्ट भी कहते हैं या डिजिटल फिंगरप्रिंट भी कहते हैं। हमारी ये फिंगरप्रिंट है ना, यूनिक आइडेंटिटी हमारी। हैश एक मैसेज की डिजिटल फिंगरप्रिंट है, उसकी यूनिक आइडेंटिटी है, और ये वन वे इंक्रिप्शन करता है। इनपुट से आउटपुट तो आ जाएगा, आउटपुट से दोबारा इनपुट कंप्यूट नहीं हो सकता। इट इज वन वे इंक्रिप्शन। ये हो गया हैश। नाउ लेट अस हैव अ वेरी क्विक डेमो ऑफ व्हाट आई मीन टू से। मैं आपको इसका एक डेमो देना चाह रहा हूं। देखिए, ये जो कोर्स कंटेंट है ना, जो हम लोग यहाँ पर कवर कर रहे हैं, आई लिटरली टेल यू, ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी लेवल का ये कंटेंट है जो आप लोग इधर कर रहे हैं। तो प्लीज़ इस अपॉर्चुनिटी को लेवरेज करें और इस चीज़ को समझने की कोशिश करें। देखिए, ये डेटा है और ये हैश है, और यहाँ पे लिखा हुआ है कैलकुलेट SHA 256 हैश। मैं यहाँ पे कुछ डेटा डालता हूँ, देखिएगा, अन्नूर प्रोफेशनल फोरम, ये एक डेटा है, ठीक है। इसका मैं हैश कैलकुलेट करता हूँ। ये नीचे हैश आपको नजर आ रहा है, 64 डिजिट है। ये स्टार्ट हो रहा है डी से। दुनिया में किसी और इनपुट का ये हैश नहीं हो सकता। ये अन्नूर प्रोफेशनल फोरम की डिजिटल फुटप्रिंट है। मैं यहां पे लिखता हूं 1 का हैश कैलकुलेट करते हैं। ये एक और हैश आ गया। 1 का हैश भी इनपुट की लेंथ कुछ भी हो, एक डिजिट हो, एक सेंटेंस हो, एक पूरी किताब हो, कुछ भी हो, उसका 64 डिजिट पे आपको कोड मिल जाएगा। ये इसका 64 डिजिट कोड है 1 का। अगर मैं यहां पर नुमान का नाम टाइप करूं तो यहां पर एक हैश कैलकुलेट होकर आ गया। इट्स अ फिक्स्ड आउटपुट, ठीक है। मिसाल के तौर पे नुमान को मैं लिखता हूं NOMAN, N स्मॉल कर दिया मैंने, इसका हैश कैलकुलेट किया, पूरा ही डिफरेंट हैश। पहले C से स्टार्ट हो रहा था, अब F से स्टार्ट हो रहा है, सारे डिजिट्स बदल गए। तो ये केस सेंसिटिव होता है ये, ठीक है। ये एक कॉन्सेप्ट। अब आपको हैश समझ आ गया, हैश क्या होता है? What if the data is same? अगर डेटा उसका सेम होगा, सेम हैश, सेम हैश, डुप्लीकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन होगी तो नुमान का हैश हमेशा एक ही रहेगा। तो इफ द सेम, आई मीन टू से कि अगर एक ही ट्रांजैक्शन मैं भी परफॉर्म कर रहा हूँ और अगर कोई और भी कर रहा है, अगर उसके स्पेसिफिकेशन सेम होंगे तो क्या उसका हैशटैग डिफरेंट होगा? दो ट्रांजैक्शन, एक ही ट्रांजैक्शन दो अलग अलग लोग कर रहे हैं। मैंने भेजे 5 बिटकॉइंस नुमान को, एक ट्रांजैक्शन। आपने भेजे 2 बिटकॉइंस अहमद रजा को, या 5 बिटकॉइंस अहमद रजा को। अब ये ट्रांजैक्शन सेम हो गई? अलग हो गई ना। तो सेम ट्रांजैक्शन कैसे हो सकती है? सबका एड्रेस डिफरेंट है, हर नोड का एड्रेस डिफरेंट है, हर नोड का एड्रेस डिफरेंट है। अगर 2 शुमाइल हैं या इस पूरे रूम में 5 शुमाइल हैं और 5 नोड हैं, पांचों का एड्रेस डिफरेंट होगा और वो डिफरेंट एड्रेस के थ्रू वो ट्रांजैक्शन ओरिजिनेट की हुई तस्वुर की जाएगी। नुमान, आप कुछ कहना चाह रहे हैं?
सर आपने बहुत ही ज़बरदस्त बात करी है और ये बात जो है ना वो सतोशी नाकामोटो ने अपने पेपर में लिखी हुई है। अब मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। ये साहब जो जिक्र कर रहे हैं ये डबल स्पेंडिंग की बात कर रहे हैं। यार देखें समझें, इफ़ आई सेंड अ पावर पॉइंट फाइल थ्रू ईमेल टू समवन, आई एम नॉट सेंडिंग द ओरिजिनल फाइल, आई एम सेंडिंग अ कॉपी. द ओरिजिनल फाइल इज इनसाइड माई लैपटॉप. अग्रीड? अब बिटकॉइन को ले लें. बिटकॉइन इज अ डिजिटल फाइल, इट्स अ बिट. एक बंदे ने भेज दिया, दोबारा फिर भेज दिया, तो ये डबल स्पेंडिंग हो गई ना. एक ही बिटकॉइन को दो दफा स्पेंड करने की कोशिश की गई. तो ऐसा ब्लॉकचेन के प्रोटोकॉल के अंदर पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जैसे नुमान ने बताया कि व्हेन यू स्पेंड अ बिटकॉइन, योर अकाउंट बैलेंस गेट्स रिड्यूस्ड and the account balance of the recipient will be increased by the same number of bitcoin. तो ये डबल स्पेंड का प्रॉब्लम यहाँ पर सॉल्व हो जाता है. अच्छा, अब इस थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, अपनी अपनी बात को थोड़ा. ये है ब्लॉक्स, these are connected together in a chain, that's why it is called blockchain. ठीक है, it is a distributed ledger. We all now understand that it is a record, it is a ledger, it is a register, it is a registry, it is a ledger. ब्लॉक का पोस्टमार्टम करते हैं. ये जो ब्लॉक है ना, ब्लॉक, इसका पोस्टमार्टम करेंगे अब हम कि ब्लॉक है क्या, ब्लॉक के अंदर क्या चीजें होती हैं. देयर आर बेसिकली थ्री इंफॉर्मेशन residing inside a block. Number one is data, which is the transaction itself, or you can say it is a message. Data. Number two is hash. Hash of the block. Block. Hash of the block. ब्लॉक का हैश ब्लॉक की डिजिटल आइडेंटिटी है. तीसरा, हैश ऑफ द प्रीवियस ब्लॉक. डेटा देखते हैं. डेटा में अगर ये बिटकॉइन का ब्लॉकचेन है तो डेटा क्या होगा, किस सेंडर ने किस रेसिपिएंट को कितने बिटकॉइन सेंड किए, ये डेटा हो गया. नंबर टू इज हैश. ये हैश है, जैसे अभी आपने देखा हैश, अभी आपने देखा ना डेमो, ये हैश है, ये डिजिटल फिंगरप्रिंट है. अगर ब्लॉक के अंदर कोई डेटा चेंज हुआ, कोई ट्रांजैक्शन चेंज हुई, हैश तब्दील हो गया. देख रहे हैं आप, हैश तब्दील हो गया. नजर आ रहा है हैश तब्दील होता हुआ? किस किस को नजर नहीं आ रहा? हैश तब्दील हो गया. नजर आ रहा है हैश तब्दील होता हुआ? हैश देखें, हैश, हैश 64 डिजिट हैश देखें, ये देखें हैश तब्दील हो रहा है. आगे बढ़े. हैश ऑफ प्रीवियस ब्लॉक. हर ब्लॉक के अंदर पिछले ब्लॉक का हैश होता है, जिसकी वजह से ये चेन होती है. तो चेन किस तरह बनती है, पिछले ब्लॉक का हैश उस ब्लॉक के अंदर है. हसन समझ आ रही है? ठीक है. अब बात करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल देयर आर थ्री ब्लॉक्स, ब्लॉक नंबर 1, 2 एंड 3. देयर इज अ हैश ऑफ एवरी ब्लॉक एंड देयर इज अ हैश ऑफ प्रीवियस ब्लॉक. ठीक है. आप देख रहे हैं कि 6BQ1 ब्लॉक नंबर 3 के अंदर ये प्रीवियस ब्लॉक का हैश है, जो कि ब्लॉक नंबर 2 का हैश है. ये सारे हैशेस पिछले वाले ब्लॉक के हैश के साथ कनेक्टेड है, तो ये चेन बन रही है. और जो पहला ब्लॉक है जिसमें पिछले ब्लॉक का हैश नहीं है, क्योंकि वो तो ब्लॉकचेन का पहला ब्लॉक है ना, ब्लॉकचेन के पहले ब्लॉक को कहते हैं हम लोग जेनेसिस ब्लॉक. क्या बोलते हैं? जेनेसिस ब्लॉक. नाउ I am going to try to explain you how I say that it cannot be tempered, it cannot be hacked. ब्लॉक नंबर 2 में किसी ने कोई हरकत की, हैकिंग की और टेम्पर करने की कोशिश की, तो रिजल्ट क्या होगा? ब्लॉक नंबर 2 का हैश जो है वो चेंज हो जाएगा. नुमान मुझे जरा माइक देंगे प्लीज. हेलो. ब्लॉक नंबर 2 में किसी ने टेम्पर करने की कोशिश की, रिजल्ट ब्लॉक नंबर 2 का हैश चेंज्ड. नाउ दिस इनवैलिडेट्स द फ्यूचर ब्लॉक, बिकॉज अब ये हैश मैच नहीं हो रहा. ठीक है, नहीं मैच हुआ ना, तो आगे वाला ब्लॉक इनवैलिडेट हो गया और ये चेन टूट गई. अब क्या हुआ
कि प्रोग्रामर ने क्या किया कि आगे वाले ब्लॉक का हैश रिकैलकुलेट किया। जब वो रिकैलकुलेट करेगा तो इसका अपना हैश चेंज हो जाएगा, क्योंकि ये वाला हैश इस हैश से कनेक्टेड है। जब ये वाला हैश चेंज होगा तो आगे वाला ब्लॉक का चेंज हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ, जब आप ब्लॉकचेन के अंदर किसी एक ब्लॉक का हैश चेंज होता है, जब आप ब्लॉकचेन के अंदर कोई एक ट्रांजैक्शन को ऑल्टर, एडिट या टेम्पर या हैक करने की कोशिश करते हैं, तो आगे आने वाले चेन के सारे ब्लॉक्स इनवैलिडेट हो जाते हैं। लेकिन प्रोग्रामर बड़ा स्मार्ट है, अजान के बाद देखते हैं वो क्या करता है।
फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी ये समझ लें कि हर ब्लॉक में पिछले ब्लॉक का हैश होता है, और जिसकी वजह से अगर आप किसी ब्लॉक के अंदर कोई टेम्परिंग या कोई हैकिंग करने की कोशिश करते हैं, तो चूंकि सारे ब्लॉक्स पिछले वाले ब्लॉक के हैश के साथ कनेक्टेड हैं, तो पूरी चेन इनवैलिड हो जाती है। और जब कोई एक नोड पे कोई चेन इनवैलिड होती है, तो तमाम नोड्स उसको रिजेक्ट कर देती हैं। ठीक है, अब मैं आपको ये बताता हूँ कि प्रोग्रामर क्या करते थे। अभी आपने बोला होगा कि ये हैश चेंज करना तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, कंप्यूटर के पास तो इतनी ज़बरदस्त पावर है, वो आगे के सारे हैश रिकम्प्यूट करता रहेगा सारे ब्लॉक्स के, और दोबारा से ट्रांजैक्शन को वैलिड कर देगा और ब्लॉकचेन को वैलिड कर देगा। ये सोच आ सकती है ना जहन में कि ये क्या प्रॉब्लम है, एक ब्लॉकचेन का हैश चेंज हुआ, आगे का ब्लॉक इनवैलिड हो गया, उसका हैश रिकम्प्यूट कर लेते हैं, उसका भी वैलिड हो जाएगा, फिर आगे वाला दोबारा से इनवैलिड होगा, उसका रिकम्प्यूट कर लेंगे। इस ब्लॉकचेन की सीरीज़ के अंदर जितने भी आगे ब्लॉक्स आ रहे हैं, वो सारे ब्लॉक्स का हैश रिकम्प्यूट करते हैं और ये ब्लॉकचेन को दोबारा से वैलिड कर देते हैं। क्योंकि कंप्यूटर के लिए करना तो बड़ा आसान है, कितनी कंप्यूटेशनल पावर है कंप्यूटर के पास, ये तो बहुत आसान है। लेकिन ऐसा होना मैं आपको एक मिनट बताता हूँ। इसका जवाब मैं आपको देता हूँ, इसका जवाब क्या है। ठीक है, हमने यहाँ पे देखा, इसका जवाब है कि ब्लॉकचेन के टेक्नोलॉजी के अंदर एक कॉन्सेप्ट है, वो है प्रूफ ऑफ वर्क का। इस कॉन्सेप्ट को अभी हम लोग समझेंगे, प्रूफ ऑफ वर्क क्या चीज़ है, जिसकी वजह से नए ब्लॉक्स क्रिएशन का प्रोसेस स्लो हो जाता है और स्टेडी हो जाता है। कैसे होता है कि कोई ब्लॉक ऐड करने के लिए और कोई ब्लॉक डिलीट करने के लिए 10 मिनट का टाइम चाहिए। अगर आपने एक ब्लॉक ऐड करना है तो 10 मिनट तक इस पूरे नोड्स के अंदर, हर नोड के पास, हर नोड एक रजिस्टर है, एक डेटाबेस है, सबके पास एक ही इंफॉर्मेशन है। ठीक है, सारी ट्रांजैक्शंस कंबाइन होती हैं, वेरीफाई होती हैं और एक पूल में जमा होती हैं, और हर 10 मिनट के बाद एक नया ब्लॉक बनता है, उससे पहले नहीं बन सकता। ये ब्लॉकचेन का अपना मैकेनिज्म है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंप्यूटेशनल पावर होने के बावजूद ब्लॉक क्रिएशन का जो प्रोसेस है वो हर 10 मिनट के बाद होने की वजह से इट इज़ नियर टू इम्पॉसिबल कि कोई प्रोग्रामर या कोई कंप्यूटर आगे तमाम ब्लॉक्स को चेंज कर दे। क्योंकि वो एक ब्लॉक को चेंज करेगा 10 मिनट, फिर वो दूसरे ब्लॉक की जगह 10 मिनट, और उस वक्त ब्लॉकचेन के अंदर आगे कई ब्लॉक्स बन चुके होंगे, क्योंकि वो 10 नए ब्लॉक्स बनते भी तो जा रहे हैं। तो वो नोड जो है ना, उस नोड की सारी ट्रांजैक्शन इनवैलिड हो जाएगी और वो ब्लॉकचेन का पार्ट नहीं बनेगी। दूसरा है इसके अंदर कंट्रोल पीयर टू पीयर नेटवर्क का। जैसे मैंने आपको बताया कि ये पीयर टू पीयर नेटवर्क है, हर एक के पास सेम इंफॉर्मेशन, सेम रजिस्टर मौजूद है। अगर कहीं जहाँ पर कोई एक नोड जो है वो किसी एक ब्लॉक के अंदर कोई ट्रांजैक्शन को टेम्पर करने की कोशिश करती है, तो ये पूरा नेटवर्क जो है ना वो इसको इनवैलिडेट कर देता है, क्योंकि इन सब में कंसेंसस हुआ है। ठीक है, ये हमने बात की थी, सारी नोड्स के दरमियान आपस में कंसेंसस है। और किसी भी ब्लॉक को ऐड करने के लिए, किसी ब्लॉक को डिलीट करने के लिए उस पूरे नेटवर्क का मोर देन 51% कंट्रोल लेना जरूरी है। अब नाउ देयर आर न्यूमरस नोड्स, 51% हैकिंग कौन करेगा और ये कैसे हो सकती है? इट इज नियर टू इम्पॉसिबल। अब हम बात करते हैं एक दूसरे कॉन्सेप्ट की तरफ। ब्लॉक का हमने पोस्टमार्टम किया लेवल 1 पे, अब हम ब्लॉक का लेवल 2 पे पोस्टमार्टम करते हैं, उसको और अंदर फर्दर जाके देखते हैं कि ब्लॉक के अंदर क्या चीजें होती हैं। लेट्स अज्यूम दिस येलो कलर बॉक्स रिप्रेजेंट अ ब्लॉक इन अ ब्लॉकचेन। नोड्स का मतलब पता समझ में आ गए? नोड्स क्या होता है? नोड्स, हर नोड एक डेटाबेस है ब्लॉकचेन का, एक पार्टिसिपेंट है उस नेटवर्क का। ब्लॉक इज
इंफॉर्मेशन, डेटा जो कि उस नेटवर्क के अंदर मौजूद है। ये फर्ज करें ये एक ब्लॉक है, ब्लॉक के दो पार्टीशंस हैं, एक ब्लॉक का हेडर है और एक ब्लॉक की बॉडी है। एक ब्लॉक का हेडर है और एक ब्लॉक की बॉडी है। जो ब्लॉक की बॉडी है ना, उसमें सारी ट्रांजैक्शंस हैं। आपको नजर आ रहा है? ट्रांजैक्शन 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 ट्रांजैक्शन हैं जो कि 10 मिनट में इस ब्लॉक के अंदर ब्लॉक की फॉर्म में आ गई हैं। हर ट्रांजैक्शन का एक हैश है। आपने हैश अभी देखा थोड़ी देर पहले, हैश कैसे बनता है। हर ट्रांजैक्शन का अपना हैश है, हैश 1, हैश 2, हैश 3, हैश 4, 5 6 7 8। हैश 1 और 2 combine together to form a new hash, hash 1 2। हर ट्रांजैक्शन का हैश है, उसमें ग्रुपिंग होती है हैश की। दो हैश को दोबारा रीहैश किया जाता है, हैश 1 2 3 4 मिला के हैश 3 4, 5 6 मिला के हैश 5 6, 7 8 मिला के हैश 7 8। फिर हैश नंबर 1 2 और हैश नंबर 3 4 मिला के हैश नंबर 1 2 3 4। दो हैश को फिर दोबारा से हैश किया जाता है, हैश 5 6 और हैश 7 8 दोनों को मिला के फिर दोबारा हैश किया जाता है, हैश 7 8। फिर इन दोनों का एक हैश जो कि इस तमाम ट्रांजैक्शन का कंसोलिडेटेड हैश है। ठीक है, हैश को फिर दोबारा हैश किया जाता है। अगर ये कोई एक ट्रांजैक्शन 5 अगर चेंज करने की कोई कोशिश करता है तो ये टॉप रूट वाला हैश ये चेंज हो जाएगा, होगा नहीं होगा? इस हैश को बोलते हैं मर्कल रूट। क्या बोलते हैं? मर्कल रूट बोलते हैं इसको। ये ब्लॉकचेन की जितनी भी ट्रांजैक्शंस होती हैं उनका कंबाइंड हैश है। इट इज कॉल्ड मर्कल रूट। मर्कल रूट के साथ साथ मर्कल रूट इज वन ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ द हेडर ऑफ द ब्लॉक। अब हम लोग ब्लॉकचेन की बॉडी से निकल के ब्लॉकचेन के हेडर पर आ चुके हैं, आ गए हैं ब्लॉकचेन के हेडर पे। ये मर्कल रूट कहाँ गया है? हेडर पे। हेडर में मर्कल रूट के अलावा कुछ और चीजें भी होती हैं। कोई एक चीज और बताएगा मुझे? जबरदस्त, पिछले ब्लॉक का हैश, प्रीवियस ब्लॉक का हैश। अभी हमने देखा वो ब्लॉकचेन के हेडर में होता है, हैश ऑफ प्रीवियस ब्लॉक। ठीक है, ये बेसिकली हैश ऑफ द ब्लॉक है। पिछले ब्लॉक का हैश मर्कल रूट जो कि उस ब्लॉक की ट्रांजैक्शन का हैश है, और एक कांस्टेंट नंबर नाउन्स, इन तीनों को मिला के हैशिंग की जाती है तो उस ब्लॉक का हैश निकलता है, मास्टर हैश। और ये जो ब्लॉक का हैश है ये इस ब्लॉक की डिजिटल आइडेंटिटी है। अब यहाँ पर मैंने एक और कॉन्सेप्ट का जिक्र किया आप लोगों के साथ, नाउन्स। नाउन्स का जिक्र किया मैंने अभी? नाउन्स का जिक्र किया नहीं किया? पिछले ब्लॉक का हैश, इस ब्लॉक का मर्कल रूट जो कि उसकी ट्रांजैक्शन का हैश, और नाउन्स, ये तीनों मिलके उस ब्लॉक का हैश बनते हैं। इन तीनों को दोबारा से हैश किया जाता है तो ब्लॉकचेन के हेडर का हैश निकलता है। ये वो है। ठीक है, नाउन्स और डिफिकल्टी टारगेट। अब सारा गेम यहां पर ब्लॉकचेन का स्टार्ट यहां पर होता है। ये डिफिकल्टी टारगेट क्या है? बेसिकली ये एक लेवल ऑफ डिफिकल्टी को अचीव करना होता है उस हैश के अंदर। मिसाल के तौर पे वो लेवल ऑफ डिफिकल्टी ये हो कि एक ऐसा हैश कंप्यूट किया जाए कि जिसके शुरू के 4 डिजिट्स 0 हों। मिसाल के तौर पे ये एक लेवल ऑफ डिफिकल्टी है। अब आप नाउन्स ढूंढना शुरू करें, एक के बाद एक नाउन्स के बाद एक नाउन्स। हर नाउन से आप ढूंढना शुरू करें कि कोई ऐसा हैश आपको मिले कि जो वो डिफिकल्टी टारगेट को मीट करे, यानी उसके शुरू के 4 डिजिट्स जो हैं वो 0 हों। समझ आ रही है बात आपको?
तो इसका मतलब क्या हुआ, हिट एंड ट्रायल बेसिस के ऊपर नाउन्स को ढूंढा जाता है। हिट एंड ट्रायल बेसिस, पहले नाउन्स 1 डाल के हैश किया जाता है। हैश का डिफिकल्टी टारगेट बीट हो गया, मींस शुरू में 4 जीरोस आ गए तो वो हैश कंप्लीट हो गया। नहीं आए तो फिर दूसरा नाउन ट्राई किया जाता है, फिर तीसरा नाउन ट्राई किया जाता है, चौथा नाउन्स ट्राई किया जाता है, फिर नाउन्स पे नाउन्स ट्राई किए जाते हैं हिट एंड ट्रायल बेसिस के ऊपर 1 बाय 1। फिर कोई एक नाउन्स ऐसा डिस्कवर हो जाता है कि जब उस नाउन्स के साथ उस मर्कल रूट को और प्रीवियस ब्लॉक के हैश को कंबाइंडली हैश करेंगे तो जो ब्लॉक का हैश आएगा उसका वो डिफिकल्टी टारगेट मीट हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि उसके शुरू के डिजिट्स 4 डिजिट जीरो होंगे। इस पूरे प्रोसेस को कहते हैं प्रूफ ऑफ वर्क। और सारी नोड्स जो है ना ये कंपटीशन करती हैं कि पहले प्रूफ ऑफ वर्क कौन कंप्यूट करेगा, पहले ये मैथमेटिकल पजल कौन सॉल्व करेगा, पहले ये कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल इक्वेशन कौन सॉल्व करेगा। जो नोड सबसे पहले वो नाउन्स ढूंढने में कामयाब हो जाती है कि जिससे मेन हैश ऑफ द ब्लॉक का डिफिकल्टी टारगेट अचीव हो जाता है, वो नोड जीत जाती है और वो अपना ब्लॉक नेटवर्क में अनाउंस करती है कि आई हैव फाउंड द नाउन्स। ये हर 10 मिनट के बाद ये होता है। इसमें ऐसा नहीं है, अगर आप बोले कि ट्रांजेक्शन 8 भी अगर आ जाती है, इफ ट्रांजेक्शन 8 के बाद 9 आ जाती है तो वो ऊपर इसके साथ कंबाइन होकर एक अलग ब्लॉक बना सकती है, तो इवेंचुअली वो होके बाइनरी सिस्टम में सिंगल हो जाएगी ऊपर पहुंचते पहुंचते, अगर किसी के जहन में ये सवाल आ रहा हो तो। हाँ, मल्टीपल ट्रांजेक्शन इसमें तो एग्जांपल 8 है, हो सकता है 8000 ट्रांजेक्शन हो। वो 10 मिनट में जितने लोगों ने ट्रांजेक्शन प्रोसेस की होंगी वो हर नोड जो है उसको कलेक्ट करेगी, तो जो कलेक्ट करके पहले सॉल्व कर लेगा वो विन कर जाएगा। वो डिफिकल्टी लेवल होता है। नंबर है, नाउन्स इज एन आर्बिट्रेरी नंबर। ये वो नंबर है कि जब उस नंबर को मर्कल रूट और पिछले ब्लॉक के हैश के साथ हैश किया जाएगा तो वो मेन हैश का डिफिकल्टी टारगेट अचीव हो जाएगा। हाँ, ब्लॉकचेन का नेटवर्क फ्रेमवर्क। इसलिए आप जो है ना, अगर कोई बीच में कोई ट्रांजेक्शन चेंज करता है, अगर कोई इवन 2 ट्रांजेक्शन बैक भी जाए और उसको अगर चेंज करने की कोशिश करे तो उसके लिए नाउन्स ढूंढना इतना मुश्किल होगा। अगले 10 मिनट में नया ब्लॉक बन चुका होगा, उसके अगले 10 मिनट में नया ब्लॉक बन चुका होगा, तो ये डिफिकल्टी लेवल इसीलिए सेट किया जाता है ताकि कोई ऑल्टर ना कर सके, कोई हैक ना कर सके। इट डिपेंड ऑन द नेटवर्क। नहीं, सबके अलग। देखिए मैं आपको बताता हूँ, इथेरियम पे अलग होगा, बिटकॉइन का अलग होगा, हर कॉइन का अलग हो सकता है। हमारे पास बहुत सारी डिजिटल करेंसीज है, बिटकॉइन उसमें से एक करेंसी है, ठीक है, जो कि ब्लॉकचेन पे बेस करती है। एक करेंसी है इथेरियम, ईथर है, उसका ब्लॉकचेन अलग है। उसके ब्लॉकचेन को उसके ब्लॉकचेन के अंदर हर 10 मिनट बाद नहीं, हर 20 मिनट बाद एक ट्रांजैक्शन होती है फॉर एग्जांपल। लेकिन अभी हम लोग ब्लॉकचेन को बिटकॉइन के रेफरेंस से समझ रहे हैं, तो इस वजह से मैं आपको कह रहा हूँ हर 10 मिनट में हो रहा है। शुमाइल, हाँ ये बड़ा अच्छा सवाल है। ये नंबर ऑफ बिट्स में कुछ है, नुमान कैन यू रिकॉल? नहीं, इसमें आप हो सकता है थाउजेंड्स ऑफ ट्रांजैक्शंस आ सकती हैं, लेकिन इशू ये होता है कि जब आप ट्रांजैक्शन कोई करता है तो वो नेटवर्क पे जा रही होती है। जब नेटवर्क पे जाती है तो वो पूल बन रहा होता है। अब पूल में से जिसने जिस सेकंड में उठाया, फॉर एग्जांपल मैंने फर्स्ट सेकंड में उठा लिया तो मेरे पास 1 लाख ट्रांजैक्शन आई। मेरे बाद नवीद की नोड ने शायद सेकंड पे उठाया तो उसके पास 1,20,000 ट्रांजैक्शन भी आ सकती हैं। उसमें कोई कैद नहीं है। होगा क्या कि उसके लिए वो और ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा जब वो डेटा पुल करेगा, तो जितना ज़्यादा बड़ा डेटा होगा उतने ज़्यादा हैश कंप्यूट होंगे और उतना ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा मर्कल ट्री।
लग सकता है। क्यों? अब इसमें क्या होगा कि अगर किसी ने पहले उठा लिया था और उसने पहले सॉल्व कर लिया तो वो अनाउंस कर देगा, तो नेक्स्ट वाले का इनवैलिडेट हो जाएगा क्योंकि पहले वाले ने ढूंढ लिया अनाउंस। इसीलिए आपको कंप्यूटिंग पावर इतनी ज़्यादा स्ट्रांग चाहिए होती है इसके लिए कि आप इसको सॉल्व कर सकें। अगर आपके पास कंप्यूटिंग पावर स्लो है तो यू कैन नेवर विन द ब्लॉक, और ब्लॉक विन करने पे आपको पैसे मिलते हैं या कॉइन्स मिलते हैं, जो आप भी समझ लो। ठीक है, थैंक यू नुमान। देखें, ये प्रोसेस जो है, हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। इसमें हेडर में दो और इन्फॉर्मेशन होती है, एक टाइम स्टैम्प होता है और एक वर्जन होता है। ठीक है, ये ब्लॉक का वर्जन है और टाइम स्टैम्प होता है। अस्सलाम वालेकुम सर। अच्छा, इस पूरे प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इस पूरे प्रोसेस से नया ब्लॉक ब्लॉकचेन के अंदर क्रिएट होता है, ऐड होता है। इसी को ही माइनिंग कहते हैं। यही माइनिंग है, क्योंकि इससे नए बिटकॉइंस माइन होते हैं। जो नोड सबसे पहले ये डिफिकल्ट मैथमेटिकल पजल, कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल प्रॉब्लम सॉल्व कर लेती है, वो ब्लॉक के हैश का डिफिकल्टी टारगेट अचीव कर लेती है, वो नाउंस ढूंढ लेती है, उसको नए बिटकॉइंस इशू होते हैं उस नोड को, और वो नोड कहलाती है माइनर। अब आपको पता चला आज के माइनर होता कौन है, माइनर करता क्या है, आज आपको आज पता चला। आप लोग ये जार्गन्स तो सुनते आ रहे थे, लेकिन जब आज आपको पता चला कि माइनिंग क्या होती है। कोई सवाल? ब्लॉकचेन प्रोग्राम के अंदर ये ऑलरेडी डिटरमिन्ड होता है, और ये डिफिकल्टी लेवल जो है ना, वो विद द पीरियड ऑफ टाइम बढ़ता चला जाता है। हम लोग इस चीज़ को आगे जो है वो हिस्ट्री ऑफ मनी में थोड़ा सा टच बेस करेंगे। ये सवाल ये कि हैश जितने बढ़ते जाएंगे इससे तो फिर टाइमिंग बढ़ती जाएगी, फिर तो हमारा वो टारगेट अचीव ही नहीं होगा, इससे तो नुकसान हो जाएगा। तो जितने हैश कम होने चाहिए इससे ज़्यादा टारगेट अचीव होने का आसरा ज़्यादा है ना। अच्छा, कंप्यूटिंग पावर क्या मतलब, इसका थोड़ा सा समरी देना। 286 का कंप्यूटर है 1980s का, और अगर आज आप उसको कंपेयर करो जो लेटेस्ट, हाँ i7 से आप कर लो, तो उसके तो पावर ज़्यादा है ना इस वक्त जो कंप्यूटर है। इसी तरह सुपर कंप्यूटर है, सुपर कंप्यूटर में और ज़्यादा पावर, उसके अंदर मल्टीपल रैक्स लगे हुए हैं। ठीक है नुमान, वी नीड टू मूव फॉरवर्ड। द प्रोसेस ऑफ माइनिंग इज बिकमिंग डिफिकल्ट एंड डिफिकल्ट एंड डिफिकल्ट विद द पैसेज ऑफ टाइम। दैट्स व्हाई वी नीड मोर एंड मोर एंड मोर कंप्यूटेशनल पावर टू डू द माइनिंग। ठीक है, पाकिस्तान के अंदर माइनिंग टेक्निकली फीजिबल नहीं है, उसके ऊपर मैं बात नहीं करूंगा। आगे जाके देखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये 3 ब्लॉक्स हैं, मैं अब थोड़ा सा भगाऊंगा, प्लीज़ प्लीज़ रिमेन विथ मी। ये 3 ब्लॉक्स हैं, ब्लॉक n -1, ब्लॉक n+1, 3 ब्लॉक्स हैं। ये इनके हेडर है, ये इसकी बॉडी है, और ये ट्रांजैक्शंस हैं। फॉर एग्जांपल ये ब्लॉक n+1 है, ये पिछले हेडर, ये पिछले ब्लॉक के हैश के साथ कनेक्टेड है। मर्कल रूट जो है वो ट्रांजैक्शन का मेन रूट है, और इसकी जो बॉडी है उसमें ट्रांजैक्शंस आ रही हैं। तो जिस तरह से ये पूरा नेटवर्क जो है ब्लॉकचेन का इस तरह से कंस्ट्रक्ट होता है। समझ आ रही है? ब्लॉक्स हैं, बहुत सारे हेडर्स हैं, हर ब्लॉक पिछले ब्लॉक के साथ कनेक्टेड है, और फिर ट्रांजैक्शंस हैं जो कि उसकी बॉडी में आ रही है, उसका एक मर्कल रूट है जो कि हेडर में है, और ये सारा एक पूरा निज़ाम है। अब एक विजुअल डेमो है ब्लॉकचेन का, वो आपको दिखाना था, लेकिन ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ टाइम आई वोंट बी एबल टू शेयर दिस विजुअल डेमो विथ यू। This is a 17 minutes demo, and I will be sending this link to the administrator of Anur, and all participants will be receiving this link. जब आप इस लिंक को खोलेंगे ना, आपको ब्लॉकचेन एक्चुअली काम करता हुआ नजर आएगा 17 मिनट की वीडियो में, कि चल कैसी रही है ये सारी स्टोरी। ठीक है, क्वेश्चन है, पूछें। हर नोड ट्रांजैक्शन को वैलिडेट करती है कि ये ऑथेंटिक सेंडर की तरफ से ट्रांजैक्शन आई है, प्लस जो सेंडर बिटकॉइन सेंड कर रहा है उसके पास सफिशिएंट बैलेंस है या नहीं है। ये हो गया लेवल 1 वैलिडेशन। जब ये ट्रांजैक्शन वैलिड हो जाती है तो वैलिडेटेड ट्रांजैक्शन एक पूल में जमा होती है। उसमें कुछ नोड्स माइनिंग नोड्स होती हैं,
वो ट्रांजैक्शंस को पिक करती हैं टू डेवलप अ ब्लॉक, वैलिडेटेड ट्रांजैक्शंस को पिक करती हैं। पिक किया वैलिडेटेड ट्रांजैक्शंस को पिक करने के बाद उसके हैश बनाए, उसका मर्कल रूट बनाया, पिछले ब्लॉक का हैश लिया और नाउन्स ढूंढने में लग गए सब। हर नोड माइनिंग नोड नहीं है, कुछ माइनिंग नोड्स होती हैं जो कि ब्लॉक क्रिएट करती हैं। ठीक है, अब ये डेफिनेशन अब आपको समझ आ रही है। अब आप ये डेफिनेशन दोबारा पढ़ें। अब ये डेफिनेशन काफी हद तक समझ में आ रही है हमें, क्योंकि अब हम ब्लॉकचेन के टेक्निकल आर्किटेक्चर को और इसके ऑपरेटिंग मॉडल को बहुत अच्छी तरह से समझ चुके हैं। जी जी बिल्कुल। देखें, इसका जो पूरा फ्रेमवर्क है ना, इसका फ्रेमवर्क ऐसा बनाया गया है कि इसमें आपको किसी सेंट्रल अथॉरिटी पे ट्रस्ट करने की जरूरत नहीं है। टेक्नोलॉजी पे तो हम ट्रस्ट कर सकते हैं, किसी बंदे पे ट्रस्ट नहीं कर सकते, किसी इंस्टीट्यूशन के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा मुकाबला किससे है? सेंट्रलाइज सिस्टम के साथ है। हमारा मुकाबला है स्टेट बैंक के साथ, हमारा मुकाबला किसके? बैंकिंग सिस्टम के साथ है, गवर्नमेंट के साथ है। तो ये वो ब्लॉकचेन है। अच्छा, अब एक छोटी सी वीडियो है, इसके बाद ब्लॉकचेन का हाउ ब्लॉकचेन वर्क्स वाला ये सेकंड आर्टिकल भी, सेकंड पार्ट भी यहाँ पे खत्म हो जाएगा। ये छोटी सी वीडियो देख लें आप लोग। आ गया मुफ्ती साहब? मुफ्ती साहब नहीं है अभी? Excuse me. Information in batches. मुझे पूछना ये है कि जब कोई टेम्परिंग होती है, अगर आपने कहा, तो वो हैश जो है वहाँ से चेंज हो जाता है उसका, ठीक है ना, और आगे वैलिडेट नहीं होता है, ठीक है। तो अब वो उसका क्या जो पुराना है जो हैश होता है पिछला, वो